हमें ये तो नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या होता है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो वह पुण्य है, और आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचे तो शायद वह पाप है। साथियों, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र पासवान पर आज फिर से एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन मैं पॉइंट लेकर आया हूं, जो आज की वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन देने वाली वीडियो बनने वाली है। तो आइए, आज की जो वीडियो है इसको शुरुआत करने से पहले मेरे साथ में आज फिर से मेरे अपलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने दिल की गहराई से, अंदर आत्मा से मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू करूंगा कि सर आज फिर आपने समय निकाला इस चैनल के लिए। और साथियों, जो आज की मेरी वीडियो है, आज मैं सर से कुछ कॉमन सवाल करने वाला हूं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, वो कौन से सवाल हैं हम वन बाय वन करके हम सर से करेंगे और सर आपको सवाल का जवाब देके आप कुछ चीजों को बताएंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सर जिंदगी में हमारे संघर्ष कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात सब लोग जानते हैं कि लाइफ में जितने भी लोग कामयाब हैं उनके लाइफ में अप डाउन बहुत आई, दिक्कतें आई, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि संघर्ष हमारे जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आती हैं लाइफ में, बहुत ऐसे हमारे साथी होते हैं कि उससे टूट जाते हैं। तो संघर्ष कितना जरूरी है हमें अपनी लाइफ को बनाने के लिए, इसके ऊपर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू रविंद्र सर। थैंक यू सर। बहुत कमाल का सवाल है आपका। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, इतना प्यार, इतना दुलार देने के लिए। रविंद्र सर, आपने जो सवाल किया बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, जीवन में जो संघर्ष का रोल है ना, मैंने कहीं सुना था कि प्रतिभावान व्यक्ति को भी पीछे छोड़ देती है कड़ी मेहनत। यस सर। अगर प्रतिभावान व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता है तो मेहनत करने वाला व्यक्ति प्रतिभावान व्यक्ति को भी पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल। मैं आपको संघर्ष का कितना बड़ा रोल है, आप जो भी आगे बनेंगे वो संघर्ष ही है, आपको जो जीवन में सफल बनाएगा। मैं एक आपको छोटी सा स्टोरी समझाता हूँ सर। बिल्कुल सर। मैंने कहीं पे एक कहानी पढ़ी थी, मैं आपको रिलेट करता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे कि जीवन में संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। एक मूर्तिकार था, उसके अंदर मूर्ति बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। वो जंगल में जा रहा होता है तो उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। जब उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है ना, तो उस पत्थर को अपने झोले में से छीनी हथौड़ी निकालकर उसे मूर्ति का रूप देता है। पर उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर भी वो व्यक्ति उसे छीनी हथौड़ी से चोट मार के उसे मूर्ति का रूप दे रहा होता है। फिर पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो जो चित्रकार होता है उस पत्थर को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। आगे उसे बड़ा सा पत्थर नजर आता है। उस पत्थर पर भी उसे छीनी हथौड़ी की चोट मार के उसे मूर्ति का रूप देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कर करके घंटों समय लगने के बाद वो पत्थर खूबसूरत मूर्ति का रूप बदले लेता है। यस सर। अब इसके बाद वो मूर्ति बनाने के बाद अपने गांव वापस लौटता है। तो उसके गांव में लोगों ने एक बहुत अच्छा सा मंदिर बनाए होते हैं। अब उस मंदिर तो बन चुका है, अब उस मंदिर में एक खूबसूरत मूर्ति का स्थापित करने के बारे में सोच रहे होते हैं। यस सर। कि खूबसूरत मूर्ति को हम लोग मंदिर में स्थापित करते हैं। वो चित्रकार बोलता है कि मैं अभी एक जंगल में मूर्ति बना के आया हूँ, बहुत खूबसूरत मूर्ति है, उसे आप लाके इस मंदिर में स्थापित कर दो। गांव वाले बहुत लोग जाते हैं, उस मूर्ति को उठा के लेके आते हैं और उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब जो पूजा करने वाले आते हैं तो उन्हें नारियल फोड़ने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है। यस सर। तो मूर्तिकार बोलता है कि जहां से आप लोग मूर्ति उठा के लेके आए थे उसके ठीक आगे कुछ दूर एक बड़ा सा पत्थर है, उसको उठा के लेकर आकर उस पर आप नारियल फोड़ सकते हैं। यस सर। उससे पत्थर को ला के रख देते हैं उसी मंदिर के बाहर। अब एक दिन बाहर जो पत्थर था, बाहर का पत्थर मंदिर के पत्थर से सवाल करता है, बोलता पत्थर तू भी और पत्थर मैं भी, बस फर्क कितना है देख लो कि आज तुम्हारे ऊपर वो माथा टेक रहे हैं, फल फूल मिठाइयां चढ़ा रहे हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। यस सर। तो मंदिर का जवाब सुनिएगा सर। वो जो मूर्त होती है वो मूर्त जवाब देती है उस पत्थर को कि बिल्कुल ठीक कहा कि पत्थर तू भी और पत्थर मैं भी हूँ, पर याद कर जब तुझे वो मूर्तिकार तुझे छीनी हथौड़ी की चोट मार रहा था तो तुझे दर्द हो रहा था, तूने दर्द को बर्दाश्त नहीं किया। अगर तूने उस वक्त दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो आज मेरी जगह पे तू होता। बिल्कुल सर। और तेरी जगह पे मैं होता।
ऐसा नहीं कि जब वो मूर्तिकार मुझे छीनी हथौड़ी की चोट मार रहा था तो मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे भी बहुत पीड़ा हुआ, परंतु मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया जिसकी वजह से आज मेरी पूजा हो रही है। तो मेरे रविंदर सर, आपने जो कहा कि जीवन में संघर्ष का कितना बड़ा रोल है, अगर वो पत्थर उसने छीनी हथौड़ी की चोट ना खाया होता तो शायद वो मूर्त ना बनता, बिल्कुल शायद उसकी पूजा ना होती। जो जमीन हल चलने से रो दे वो कभी फसल नहीं दे सकती है। बिल्कुल सर, वंडरफुल। तो जीवन में संघर्ष ही है दोस्तों जो आपको फर्स्ट से लेकर आज तक पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है रविंदर सर, बिना संघर्ष की कोई कहानी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी कहीं फिल्म देखा था, उसमें गाना था कि वो जवानी जवानी है क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। तो जीवन में संघर्ष आना बहुत जरूरी है। जीवन में परेशानियां आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे निकलेंगे कैसे, ये आपके जीवन में आर्ट ऑफ लाइफ है। ग्रेट सर, बिल्कुल बहुत सर कमाल की आपने एक्सप्लेन किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही तरीके से सर ने बताया, स्टोरी से रिलेट करके, जो आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा। आइए ऐसे में 1 बाय 1 करके मैं कई सारे सवाल करने वाला हूं अभी आप लोग के बीच में। सर जो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि बहुत सारे हमारे साथी काम को शुरुआत तो कर लेते हैं, प्रोफेशन को स्टार्ट तो कर लेते हैं, पैसे भी लगा देते हैं सर, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं हो पाता है 100% कि मैं यहाँ पर कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उनको सर डर बना रहता है कि क्या होगा मेरे भविष्य का, क्या होगा मेरे फ्यूचर का। तो सर उनके लाइफ का जो डर है सर, उस डर को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर आप सर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल रविंद्र सर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग वो नहीं होते जो बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बहुत अच्छे लोग वो होते हैं जो बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल सर, वो हमने आप ही से सीखा है। जो भी मैं आज साथियों में सवाल लेके आ पा रहा हूँ वो मैंने सर से ही सीखा हूँ, और बहुत मैं लकी हूँ कि जिनसे मैं सीखा हूँ उन्हीं से मैं सवाल कर रहा हूँ। वो आप ही के देन है सर, थैंक यू। और रविंद्र सर, मैं इसका जवाब मैं ना स्टोरी के माध्यम से देता हूँ। और मुझे रिसेंटली एक स्टोरी याद आ रही है। एक बहुत खूंखार डाकू होता है, खूंखार बोले तो नामी डाकू होता है। वो डाकू जाता है एक सैलून में ना दाढ़ी बनाने के लिए। जब वो दाढ़ी बनाने के लिए जाता है तो वो अपने एक शर्त रखता है, कंडीशन रखता है कि मेरी दाढ़ी बनाना में आप दाढ़ी बनाने का 50 रुपया लेते हो, पर मैं 500 रुपया दूंगा। पर मेरी कंडीशन है कि दाढ़ी बनाते समय, मेरे शेविंग करते समय मेरे फेस पे खरोच नहीं आना चाहिए। अगर खरोच आ गया तो मैं इसी अस्त्र से तुम्हारा सर काट दूंगा। और जब इतना बड़ा कंडीशन रखता है तो सभी सीधी से बात है, सबको जान पे आ रही है। बिल्कुल सर, सब लोग डर के मारे दाढ़ी बनाना मना कर देते हैं। अब क्या होता है, ऐसे खोजते खोजते बहुत सारी दुकानों पे जाता है, उसे कोई नहीं बोलता कि जो मैं आपकी दाढ़ी बना दूं। एक छोटा सा 12-15 साल लड़का एक सैलून की दुकान पे बैठा होता है, सेविंग कर रहा होता है। डाकू उसके यहाँ पहुंचता है और पहुंचने के बाद बोलता है कि बेटा मैं आपको 50 रुपये नहीं, मैं आपको 500 रुपया दूंगा, पर मेरी कंडीशन है कि दाढ़ी बनाते समय मेरे फेस पे क्रोस नहीं आनी चाहिए। बोला ठीक है बैठिए। वो लड़का उस व्यक्ति को बैठाता है, बैठाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से सेविंग करता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके फेस पे जरा सा भी क्रोच नहीं आता है। अब वो दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बनाने के बाद वो 50 रुपये की जगह पे 500 रुपये डाकू निकाल के देता है, और जाते समय एक सवाल पूछता है कि बेटा ये बताओ, जब तुम दाढ़ी बना रहे थे तो जब मैं तुमसे सवाल बोला कि अगर आप मेरे चेहरे पे खरोच आ गया तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा, तो आपको डर नहीं लगा? बोला सर डर क्यों नहीं लगेगा, डर सबको लगता है। डर तो मुझे भी लगा, पर मैंने ये सोच लिया कि दाढ़ी बनाते समय अगर जरा से भी खरोच आई तो ये बताइए कस्तूरा किसके हाथ में था? मेरे हाथ में। तो आप इससे पहले मेरा सर काटते, उससे पहले मैं आपका सर काट देता। बिल्कुल सर। तो रविंदर सर जो डर की बात कर रहे हैं ना, जीवन में हर सैलून वाले को मौका था 50 की जगह पे 500 कमाने का, पर वो डर थी जो लोगों को वहां तक जाने नहीं दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, जीवन में डर का होना सही है, डर होना चाहिए, पर जीवन में जब आप कुछ नया करने जाएं तो आप उससे ना डरें। मैं आपको छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ रविंदर सर, और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप। बिल्कुल सर। जीवन में जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो होता है खोने का डर। जो आप नौकरी कर रहे हैं, क्या उस नौकरी से खुश हैं? लोगों से पूछिए, वो 10 हजार कमा रहे खुश नहीं है, पर उनको डर है कि अगर मैं नौकरी को छोड़ के कुछ नया स्टार्टअप किया, कुछ नया करने का सोचा और कहीं वहां फेल हो गया तो फिर क्या होगा? ये भी चला गया और वो भी चला गया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ रविंद्र सर। एक साधु होते हैं और उनका एक शिष्य होता है। वो कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते उनको रास्ता में बहुत रात हो जाती है,
और जंगल में फंस जाते हैं। उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगती है और जब देखते हैं जंगल में एक ऊंची चोटी पे एक छोटी सी झोपड़ी होती है, उन्हें लगा कि अगर झोपड़ी यहाँ पे जरूर कोई ना कोई रहता हो, और उनकी उम्मीद बिल्कुल ठीक निकली। जब वहां पे पहुंचे झोपड़ी के पास तो देखे कि 2 वृद्ध व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं। बोले कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोगों का रात हो गई और आपके घर पे आज हम आज के दिन ठहर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल बाबा आप ठहर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग खाते हैं उससे जो बनाई वो आप भी खा लीजिएगा। उन्होंने 2 दिन बाबा को रोका, सेवा किया, जो बनाए थे लोग खिलाए। बाबा ने उससे सवाल पूछा कि आसपास की तो जो जमीन है बड़ी बंजर पड़ी हुई है, कहीं खेती होती भी नहीं कर रहे हो आप, तो घर कैसे चलाते हो? तो उस जो व्यक्ति था जो झोपड़ी में रहते थे उन्होंने बोला कि मेरे पास एक भैंस है, मैं उस भैंस का दूध निकालता हूँ, कुछ भैंस का दूध मैं बेचता हूँ, कुछ वहां से पैसे आते हैं और कुछ दूध मैं रख लेता हूँ उसको अपने खाने के लिए, ऐसे में अपना घर चला लेता हूँ। इतनी बता के सबने खाना पीना रात में खाया और सो गए। 12 बजे 1 बजे उस बाबा की जो आए थे उपमान, उनकी नींद खुली। उन्हें अपने शिष्य को जगाया और चांगाने के बाद बोला कि चलो चलते हैं। इतनी रात को बोला हाँ चलो, इतनी रात को निकलते हैं, अभी निकलना है। निकलते समय उस जो बहन थे उन्हें अपने शिष्य को बोला कि भैंस खोल लो। लड़का ने बोला कि बाबा जिसने हमें रुकने की जगह दिया, रात को खाना दिया, और आप उसकी भैंस खोलने की बात कर रहे हैं। पर गुरु थे, वो गुरु की बात काट नहीं सकते थे। उसने भैंस खोला और भैंस खोल के जब आगे गांव में पहुंचे तो भैंस किसी और को थमा दी। लड़का को समझ में नहीं आया कि पहली बात तो भैंस खोल लिया, अरे खोल भी लिए तो जब दूसरे कोई देना था तो फिर खोले क्यों? इस घटना को कई साल हो गए। अब वो जो महंत थे इस दुनिया से चल बसे, पर उस लड़का जो था सर, उस लड़का को एक बातों का बड़ा अफसोस था कि मुझसे गलती हुई है, कभी मुझे मौका मिलेगा पश्चाताप करने का, माफी मांगने का, तो मैं जरूर माफी मांगूंगा और उनका जो मैं भैंस मैंने जो उस दिन चुरा लिया था उनका मैं हर्जाना भरूंगा। और वो व्यक्ति पहुंचता उस झोपड़ी के पास कई सालों के बाद तो देखता कि वहां झोपड़ी नहीं थी, जो आसपास के बंजर वाले जमीन थे, अब वहां पे बहुत सारी खेती लगी हुई थी। तो उसको लगा कि जो व्यक्ति थे या तो जमीन उन्होंने बेच के यहाँ से चले गए या तो फिर उनका लगता स्वर्गवास हो गया। मगर जैसे वो आगे बढ़ते तो देखते कि खेत में वही व्यक्ति, वही जिसने उनको रुकने की जगह दिया था, वो व्यक्ति खेतों में काम करता हुआ नजर आया। उन्होंने बोला चाचा नमस्ते। बोला क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? बोला बिल्कुल, आपको भला कैसे बोल सकते हैं, वो रात में कैसे बोल सकता हूँ, उस दिन आप लोग बिना बताए चले गए और ना जाने उस दिन मेरी रात को किसी ने भैंस चुरा ली। बोला किसी ने भैंस चुराया नहीं था, आपकी भैंस हमने ही रात को लेके चले गए। पर ये बताइए कि आज आप ये सब जो बंजर वाली जमीन था तो ये सब कैसे हुआ? बोला कि बेटा ये इसलिए हो पाया कि जब मेरी भैंस चोरी हो गई तो 2-4 दिन तो समझ में नहीं आया कि क्या करें, पर पेट था, भूख भी लगती थी, तो मैंने धीरे धीरे खेती करने लगे। अब धीरे धीरे खेती करते 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 मैंने धान लगाना शुरू कर दिया, गेहूं लगाना शुरू कर दिया, आम की बाग, सेव की बाग, और आज इस पूरी एरिया का मैं सबसे बड़ा किसान हूं, मैं सबसे बड़ा किसान हूं मैं। तो ये उसने बोला कि ये तो काम पहले भी कर सकते थे। तो उस लड़के का जवाब जब सुना तो उसने बोला कि मैं उस वक्त इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक भैंस थी, थोड़ा सा दूध निकालता था, उससे मेरा घर चल जाता था और मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इससे बड़ा कर पाऊंगा। तो रविंदर सर, मैं एक कहना चाहता हूँ, जिनके अंदर डर चलता है, डर अच्छी बात है, कभी कभी ये डर लोगों को बड़ा करने नहीं देती है, नई शुरुआत करने नहीं देती है। तो दोस्तों जीवन में डरिए आप, पर बड़ा करने से कभी मत आप पीछे हटिए। मैं हमेशा बोलता हूँ रविंदर सर, जीवन में आगे ना बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है खोने का डर, जो मैं समझ पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि साथ में अपने दोस्तों को इस स्टोरी के माध्यम से समझा सकूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का आपने स्टोरी के माध्यम से आपने इस सवाल का जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का भी जवाब हमारे व्यूअर्स को मिला होगा कि जिंदगी में आप किसी भी प्रोफेशन को जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप 100% भरोसा करें और ये तय करें कि मैं कर सकता हूँ, डर का कोई भय ना आपके पास होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आइए मैं अगला सवाल करता हूँ सर से। सर जो मेरा तीसरा सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल है। वो सवाल ये है सर कि आज भी हमारे देश के अंदर में नौकरी को सर, जॉब को बहुत मान्यता दी जाती है, और बिजनेस की बातें किया जाए और खास करके मैं डायरेक्ट सेलिंग की बातें करूं सर, तो लोग को ऐसा लगता है ना कि हमने बिजनेस शुरुआत किया है डायरेक्ट सेलिंग में, तो लोग को ये लगता है कि कितना मूर्ख है, अपना टैलेंट, अपना समय वो व्यर्थ कर रहा है, इससे अच्छा कुछ और तैयारी कर लेता है या फिर नौकरी में चला जाता। तो सर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि सर नौकरी और बिजनेस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों में सबसे बेहतर फ्यूचर ब्राइट या सेफ की बातें मैं करूँ सर तो कौन सा सेक्टर बेहतर होगा सर? रविंद्र सर, मैं फिर से बोला मैंने आपको ना कि बहुत अच्छे लोग वो नहीं होते जो बहुत अच्छे जवाब देते हैं। बड़े अच्छे लोग वो होते हैं जो बहुत अच्छे सवाल करते हैं, जिनकी वजह से मैं अपने दोस्तों को इसका जवाब दे पा रहा हूँ। थैंक यू सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, और मैं आपको बता दूं ये बहुत काम आएगा उन सभी दोस्तों को जो आज इस इंडस्ट्री में हैं। रविंद्र सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका जवाब मैं एक स्टोरी के माध्यम से दूंगा, शायद मेरे दोस्तों को स्टोरी के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा। परंतु उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी काम को करे तो उसे अपने आप से 2 सवाल जरूर पूछना चाहिए कि उस काम को करके मुझे आज क्या मिलेगा और उस काम को करके मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। सर बिल्कुल राइट। 90% हमारे देश के लोग रविंद्र सर जो भी काम को करते हैं तो प्रेजेंट के लिए करते हैं, बस आज कुआं खोद लो और आज पानी निकल जाए। आपने कहा कि नौकरी और बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग नौकरी को मान्यता देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ रविंद्र सर, क्या आपके जनरेशन में किसी ने जॉब को छोड़ के आज तक कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस की शुरुआत किया है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं सर। आप पीछे तक पीढ़ी तक चले जाइए, आप अपने फादर को देखिए, ग्रैंड फादर को देखिए, किसने किया है? नहीं सर, किसी ने नहीं किया। नहीं किया है। क्या आपके परिवार में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की शुरुआत किया है? नहीं सर, मैं पहला व्यक्ति हूँ। आप पहला व्यक्ति है सर। तो रविंद्र सर, स्वाभाविक ही बात है जब जो लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में राय भी गलत रखेंगे। तो जॉब इसलिए लोग मान्यता देते हैं क्योंकि जॉब आज इस तरीके से देखा जाए तो आज कंपटीशन के फेस में है। ऐसा नहीं कि जॉब में शुरुआत में लोग बहुत लोग गए होंगे, शुरुआत में भी यही हाल रहा होगा, पर आज जॉब का मतलब ये है कि आज वो कंपटीशन फेस में एक की जगह पे 100 लोग तैयार है। पर आपने ये सवाल किया कि दोनों में सर आपको लगता है कि जो जॉब करते हैं वो बहुत टैलेंट है, बहुत अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी उसके प्रति लोग की सोच होती है। जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। यस, समझते हैं कि बेवकूफ पे टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई बिना मतलब में करके जैसे कौन सा काम में लग गया है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, शायद इससे आपको जवाब मिल सके और आपके माध्यम से मैं सभी दोस्तों को भी जवाब दे सकूं। बिल्कुल सर। 2 दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं सर, और एक साथ पढ़ाई करने के बाद अच्छी बात होती है कि एक दोस्त की नौकरी लग जाती है और एक दोस्त बड़ी मेहनत करता है पर उसकी जॉब नहीं लग पाती है। अब एक दोस्त की जो जॉब लग जाती है उस कंपनी में वो सुपरवाइजर बन जाता है। उसके फैक्ट्री के बगल में जिस दोस्त का जॉब नहीं लगा वो अपनी समोसे का एक दुकान खोलता है सर। अब वो झोली में समोसा लेके वो बेचना चालू करता है। एक दिन सुपरवाइजर जो था उसके दुकान पे आता है सर, और आने के बाद बोलता है, यार मुझे देख, साथ में एक ही स्कूल में पढ़े थे और आज मैं सुपरवाइजर हूँ, आज मैं महीने का 10 हजार कमाता हूँ, तू यार अपना टैलेंट, अपना समय समोसा बेच के क्यों बर्बाद कर रहा है? yes, और सर उसके पास कोई जवाब नहीं था सर, बड़ा मायूस था वो। और इस घटना को सर लगभग 10 साल हो गए। 10 साल के बाद वो जो दोस्त सुपरवाइजर था उसका प्रमोशन हो चुका था। अब वो सुपरवाइजर से मैनेजर बन चुका था सर। अब अपने दोस्त की दुकान पे आया और आने के बाद वही एटीट्यूड में फिर से बोलता है कि देख यार, मुझे देख, आज से 10 साल पहले मैं सुपरवाइजर था और आज मैं मैनेजर हूँ और आज मैं महीने का 50 हजार कमाता हूँ। तू अपना कौन से काम में समय बर्बाद कर रहा है? कहाँ अपनी एनर्जी और अपना तो यार टैलेंट क्यों बेकार कर रहा है यार इस सारे कामों में? वो लड़का ने कुछ नहीं बोला। उसने 2 समोसा दिया मैनेजर को, मैनेजर ने 2 समोसा खाया, उसके बदले में जो पैसे देने थे 20 रुपए दिया और दे के जाने लगा। उसने बोला कि भैया 1 मिनट रुकिए आप। उसने बोला बिल्कुल आपने ठीक, हम साथ में पढ़ाई की और आपकी नौकरी लगी, मेरी नहीं लग पाई, परंतु आज से 10 साल पहले आप सुपरवाइजर थे, महीने का 10 हजार कमाते थे और मैं झोली में समोसा घूम घूम के बेचता था। 10 साल के बाद आप मैनेजर बन गए, महीने का 50 हजार कमाते हैं और आज जिस शोरूम में बैठे आप, ये दुकान किसी और की नहीं है, ये मेरी दुकान है और आज मैं इस दुकान से महीने का 2 लाख कमाता हूं। उस मैनेजर का सर शर्म के मारे झुका था। उस व्यक्ति ने फिर से बड़ी हम्बल तरीके से बोला, सर मैं ज्यादा कमाता हूं इसलिए मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं। आप मैनेजर बन गए, आप अपने बेटी को मैनेजर नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सर, आप अपने बेटे को मैनेजर नहीं बना सकते हैं और अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपकी बेटी की शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी। परंतु मैं कभी झोली में समोसा लेके बेचता था और आज मैं शोरूम का मालिक हूं, महीने का 2 लाख कमाता हूं, तो मेरे बेटा कभी झोली में समोसा लेके नहीं बेचेंगे।
मेरे बेटा वहां से शुरुआत करेंगे जहां से मैं छोड़ के जाऊंगा। अगर 2 लाख रुपया छोड़ा मैं इस कंपनी, इस ऑफिस को छोड़ के जाऊंगा मैं, तो शुरुआत यहां से करेंगे। आपके मेहनत का फल, आपके मेहनत का फल उस कंपनी के मालिक को मिलेगा और मेरे मेहनत का फल मैं अपने बच्चे को विरासत में देके जाऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि आपका टैलेंट, आपका समय मैं बर्बाद कर रहा हूं या फिर आप बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल सर। इसका जवाब उस मैनेजर के पास नहीं था सर, शायद उसको जवाब मिल चुका था। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जिस इंडस्ट्री में आप सब लोग हैं, आप जिस काम को कर रहे हैं, आपके मेहनत का फल आपके बच्चों को विरासत में मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में कोई भी जॉब करते हैं, उसका फल एक सीमित होता, एक वैलिडिटी होती, आपके बच्चों तक पहुंचता, इसके बाद वो खत्म हो जाता। आपकी मेहनत का फल वो मालिक को मिलता। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो इसका फल आपके बच्चे और आने वाली कई पीढ़ियां खाएंगी। मुझे लगता है रविंदर सर, एक छोटी सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहे थे। 70 साल के बुजुर्ग थे और वो आम का पेड़ लगाते समय जब उन्होंने, बहुत सारे बच्चे यंगस्टर थे, उनको बोले, दादा जो आप आम का पेड़ आज लगा रहे हो, क्या इसका फल खा पाओगे? दादा ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों को देना चाहता हूं। दादा ने बोला, बेटा जिस आम के फल को मैं खा के बड़ा हुआ हूं, इस पेड़ को मैंने नहीं लगाया था, इस पेड़ को मेरे दादा ने लगाया था, इसका फल मैं खा के बड़ा हुआ हूं। और आज जिस पेड़ को मैं लगा रहा हूं, इसका फल मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां जरूर खाएंगी। वंडरफुल। मैं अपने दोस्तों को इससे समझाना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री को आज आप बड़ा कर रहे हो, जिस काम की आपने शुरुआत किया है, आज आप दोस्तों स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आपके मेहनत का फल आपको बच्चों को जरूर मिलेगा। विरासत में अपने बच्चे को अमीरी छोड़ के जाएंगे। मुझे लगता है रविंदर सर, इस इंडस्ट्री की कितना बड़ा फ्यूचर है, शायद मेरे पास जो माइक्रो नॉलेज है मैं अपने दोस्तों तक पहुंचा पाया। बिल्कुल सर, दैट ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया, जो मैंने उम्मीद किया था आपसे, उस उम्मीद से कई गुना ज्यादा आपने सर एक्सप्लेन किया। और मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी साथियों को इन सभी सवालों का जवाब बहुत बेहतर से मिल पाया। और मुझे लगता है कि इस आज की वीडियो आपकी जिंदगी में आपकी बहुत मदद करेगी। और सर, आपने वो वाली बातें सुना होगा कि उगते हुए सूरज की आराधना पूरी दुनिया करती है, बिल्कुल, और डूबते का कोई नहीं। तो आज जिस प्रोफेशन में आप हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपके साथ आपके लाइफ में क्या होने वाला है, इस सोच के आप काम करिए। और दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही तक मेरी थी, बाकी फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि सर एक लाइन के साथ आज की वीडियो को एंड किया जाए। अगर आपने कहा कि अगर मैं कुछ लाइनों के साथ कहूँ तो बस यही कहूंगा कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। यस सर। हम परिंदे तो हैं, परिंदे कभी अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाते कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और जिनका हौसला हो आसमान छूने का, वे फिक्र नहीं करते हैं नीचे गिर जाने की। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, फिर बहुत जल्द मिलते हैं। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जरूर दोस्तों, आप जब भी वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो से आपको क्या सीख मिला, उस वीडियो में सबसे बेहतर आपको क्या लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे मालूम चल सके। साथ ही साथ अगली वीडियो आप क्या चीज पे देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में आप डालें। बाकी दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साथियों।